Children, our next topic that we are going to start, next chapter we are going to start is work and energy. So let us start with this chapter. So first definition about this chapter is work. What do you mean by work? So work is basically कि कितना आप काम करते हो, that is termed as work. But in terms of physics, if you keep on doing work for the whole day sitting at one place, in that case physics में कोई भी काम नहीं होता. फिजिक्स कब बोलती है कि काम कब होगा? when force is applied on the body and body creates some displacement and the body displaces by some distance, some amount, then work is said to be done. So unlike our real life situation, फिजिक्स जो है वो उस केस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती है, बिल्कुल क्रॉस कर देती है कि आपने कोई वर्क नहीं किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो. आप पूरा दिन एक ही जगह पे बैठकर अगर काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो फिजिक्स उसको बोलती है कि वो वहाँ पर वर्क नहीं हुआ. फिजिक्स कब बोलेगी कि वर्क कब हुआ? जब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुई. लाइक इफ़ यू कीप ऑन स्टडिंग एट अ सिंगल प्लेस, यू सिट एट अ सिंगल प्लेस एंड यू कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, से फॉर 2-3 hours you are sitting at the same place. In that case you are using your mind, you are using your energy, you are tired mentally, but in that case physics is saying that no work is being done. Why? Because you are not displaced. So in terms of physics, whenever you want work to be done, then you must apply some force on the body and that force should create some displacement. बैठे बैठे का काम या एक जगह पर जिसमें पोजीशन चेंज ना हुई हो, तो ऐसा कोई काम नहीं कहलाता in terms of physics. So next is, since work is a physical quantity, so it is symbolically represented by letter small, a letter capital W. So this is how we use shortcut या symbol for work. Now work is a scalar quantity. Why it is scalar? Because it do not depends on direction. Force और displacement की जो directions हैं वो individually हम use करते हैं, पर जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम डायरेक्शन को एक साथ देखते हैं तो वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती. वर्क उस डायरेक्शन में चलता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसको लेके जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम वर्क को मानते हैं. वर्क इज़ बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी. यूजुअली वैसे भी जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो एक रिजल्टेंट टर्म आती है वो स्केलर कहलाती है. सो नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की यूनिट है जूल, और जूल को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं. अब फिज़िक्स की टर्म्स में अगर मैं देखूं तो जूल एक्चुअली क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर. तो जूल एक्चुअली किसके बराबर है? न्यूटन इनटू मीटर के. या फिर मैं इन्वर्सली अगर मैं बोलूँ तो ये जो न्यूटन मीटर है आपका, that becomes joule. We cannot use Newton meter again and again. So for a simple term, so for simplicity we replace this Newton meter as joule, या फिर न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं. अब एक लेमैन बोलेगा कि मेरे में बहुत एनर्जी थी, मैंने काम किया, पर फिजिक्स उसको क्या कर देगी? ज़ीरो कर देगी. अभी तक का हम समराइज़ ये कर चुके हैं. तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, बट फिज़िक्स की टर्म्स में वर्क बिल्कुल इस तरह से चलता है. सो नेक्स्ट इज़ 1 जूल. हाउ विल यू डिफाइन 1 जूल? बिकॉज वी कीप ऑन डूइंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ एनी यूनिट. किसी भी यूनिट का यूनिटी मीन्स 1 हम हमेशा डिफाइन करते हैं. तो लेट अस डिफाइन 1 जूल इन दैट मैनर. लेट अस पुट दिस न्यूटन टू बी 1 यूनिट, 1 in magnitude, and distance also 1 meter. So 1 joule is defined as the amount of force if applied on the body is 1 Newton and that body displaces by 1 meter. That means we have done some work of 1 joule. Say this phone is kept with me and I am moving this phone by applying some force. Let us say that force applied on this phone is 1 Newton and I am able to displace this phone by 1 meter distance. So that means I have done some work of 1 joule. So this is how you calculate 1 joule. Now there is a very simple numerical related to calculation of work done. Say force of 2 Newton is applied on a body and it displaces by 5 meter. Then calculate the work done. Simply you multiply the things, F and S to be multiplied, and you will get 2 into 5, 10 Newton meter, and Newton meter is what? Newton meter is your joule. So 10 joule of work is done. Next is, what are the 3 types of work done? Say I have told you कि जो वर्क है वो उसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे चलता है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जैसे जैसे ओरिएंट होगी, जैसे जैसे अलाइन होगी,
उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कहलाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे है। मैंने ये 3 ब्लॉक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया कि इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन then work is said to be positive. Like if I'm moving this pen in forward direction and this pen keeps on moving in forward direction, then I say that work is said to be positive. Or if a stone is lying at some height at the top, and if you made to fall it freely towards the ground, it keeps on coming towards the ground. You have applied the force in downward direction. Moreover, weight of the force is also acting vertically downward, तो बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड ऑल्सो, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, लाइक इन द केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी काम फ्रिक्शनल फोर्स करेगा वो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स इज opposing force. If you try to move forward, it will try to pull you backward. So frictional force हमेशा force आगे लगेगा तो displacement पीछे, and vice versa. So this make work done to be negative by the frictional force. Next is you have zero work done. Zero work done means if you do not apply force, force is zero. In that case, work done will be zero. If you apply some force but displacement is zero. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू पुश अ हैवी रॉक, एक हैवी रॉक रखी है मेरे पास या एक हैवी वॉल है और मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी, तो भी ये हैवी वॉल मूव नहीं करेगी. सो इन दैट केस इवन इफ़ यू अप्लाई द फोर्स स्टिल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो. So in that particular case, work done becomes zero. So for zero work done, we can have either force equal to zero or displacement equal to zero, or you keep on applying force but force net is zero. Means if you try to push a toy, suppose, or any other object, if you try to push that toy your side, but at the same time you are experiencing an equal amount of force but in opposite direction on this toy. Say if you are pushing this toy with 5 Newton force and in this direction another force of 5 Newton is applied by someone else, then what happens? This force will not move at all. So in that case, even you have applied some force but displacement is not there. So net force is zero and displacement is zero. That makes up work done to be zero. So these are some different situation for work done to be zero. There is one more case for work done to be zero is when force and displacement are perpendicular to each other. Means when they form 90-degree angle. Like if a pulley is moving horizontally, सीधा सीधा मूव कर रहा है कुली और उसके हेड के ऊपर कोई लोड है, कोई वेट रखा है, कोई लगेज रखा है, तो उस लगेज का सारा वेट कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. ये हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा है. वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है. तो इन दैट सिचुएशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90-डिग्री एंगल. कि बॉडी का वेट ऐसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है और बॉडी ऐसे मूव करती जा रही है सीधा. तो उस केस में भी वर्क डन विल बी zero. So this is the 3 type of work done that we have discussed. Now let us come to another topic. This is energy. Energy and work are interrelated. Energy is the capacity to do work. Whatever work you do, that means that is the measure of energy contained in your body. और vice versa, आप में जितनी एनर्जी है आप उतना काम कर पाओगे, या फिर आपने कितना काम किया, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंटेन्ड इन योर बॉडी. सो एनर्जी एंड वर्क आर क्वाइट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. सिंस इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वर्क और दे आर वन एंड द सेम थिंग अप्रॉक्सीमेटली, सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल्स. सो जूल्स की हायर जो यूनिट है, एनर्जी की जो हायर यूनिट है, दैट इज़ किलो जूल एंड मेगा जूल. Kilo for 10 raised to power 3 or 1000 joule. Mega means 10 raised to power 6 joules. So these are the higher units of energy. Now next up we have is the types of energy. Types of energy. We have different forms of energy with us. You know them. Most of the energy forms that are known to you.
Say like we have sound energy, nuclear energy, potential energy, kinetic, mechanical, heat, muscular, thermal energy, water energy, wind energy, wave energy, ocean energy. There are number of forms of energy that to be counted. So we are restricting ourselves कि हम नेम्स आगे और काउंट नहीं करते, बट हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी है क्या, और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर interconvertible. One form of energy can be converted to another form, but the total energy during this conversion that remains constant. Energy का loss नहीं होता, energy का amount क्या रहता है, उतना ही रहता है. Let us see some example how the energy conversion takes place. Say for example in a windmill, what happens on the tall towers, बड़े बड़े towers के ऊपर हमने blades लगाए होते हैं और वो ब्लेड्स विंड की स्पीड से रोटेट करते हैं. तो विंड एनर्जी, विंड में विंड में जो एनर्जी, मूविंग एयर में जो एनर्जी है, दैट फॉल्स ऑन दिस ब्लेड्स एंड हेल्प these blades to rotate, leading to the formation of this electrical energy. So this electrical energy, electrical supply or electric current that we get, that can be used for doing various kind of works like lifting water from the underground level, और जो आपका आटा पीसने के लिए चक्की होती हैं उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इसको, या कोई और कामों के लिए भी हम इसको, इस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम कॉमन एग्जाम्पल्स विद अस. Fan, like if you switch on the fan, then what happens, electric current start flowing through that fan, means electrical energy is running through that fan circuit, and that electrical energy keeps the fan in moving state. That means the blades of the fan are in moving situation, means the blades have kinetic energy. Kinetic energy is the form of energy which is due to motion, or any object that keeps on moving, that is in moving state, that possess kinetic energy. Next we have is photosynthesis process. So photosynthesis process is all known to you. During photosynthesis plants absorb solar energy, sun's energy from the sun's energy obviously, and convert it into chemical energy. Food बना देता है, food is a form of chemical energy. Next is cell. A cell or a battery. Cell या battery में chemicals होते हैं और वो chemical अपनी energy को यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. फिर उसी सेल की एनर्जी से हम टॉयज़ या रिमोट्स या कुछ भी और चीज़ें ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ डैम. डैम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं. बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स पे हम वाटर टैंक्स या वाटर रिजर्वॉयर बनाते हैं और उसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं. वो बहुत हाइट पे पानी को हम स्टोर कर देते हैं. तो ड्यू टू हाइट देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर, that is termed as potential energy, and this water is allowed to fall at a very high speed from some tubes or pipes on turbines. Turbines are like rotating blades. तो वाटर जब नीचे आता है तो वो मोशन में हो गया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नाम की एनर्जी आ जाती है. और जब ये ब्लेड्स घूमते हैं तो इन ब्लेड्स के घूमने से हम एक स्पेशल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरेटर. वो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है. तो इन डैम्स हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एंड बाय द मूविंग water's energy, we have kinetic energy. Both these energies are utilized and converted from one form to another so as to get electrical energy. Next up we have is types of energy. We have different types that we have studied, but out of these many types we have to do only kinetic energy and potential energy in detail. Now one form is kinetic energy. Kinetic means related to motion. So whatever energy is contained in a body, if it is moving, so that energy is called as kinetic energy. Means energy possessed by a moving body is called as kinetic energy. कोई भी body अगर move कर रही है तो उसमें जो energy है that is kinetic energy. And formula for kinetic energy is half mv square minus u square. How can we obtain this expression for kinetic energy? Let us see that. Suppose a body of mass m is initially moving at velocity u, and after time t its velocity becomes v. Now अब आप ये सोचो कि ये जो velocity है क्या ये अपने आप ही हो गई? Does this velocity changes of its own? No, never. We have to apply some force on this object so as to change this velocity.
either we accelerate our device or we apply brake so that this velocity get changes. So what does that mean? That means we are doing some work on the object, so that work is stored as kinetic energy when the body is in motion. तो जो भी आपने उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए जो आपने वर्क किया वो एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज W इक्वल्स टू F इंटू एस. यहाँ पर हमने वर्क किया और वो वर्क क्या किया, हमने फोर्स लगाया बॉडी पे और बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई. तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, फोर्स के लिए मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी आएगी. तो फोर्स के लिए मैंने पुट कर दिया m इंटू ए, और डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके लिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी, और यहाँ से मैं s की वैल्यू v² माइनस u² बाई 2a निकाल के इसमें पुट कर देती हूँ. तो मैंने a और b की वैल्यूज़ इसमें पुट करी, तो w बिकम्स this much. So this is your kinetic energy. Now if body is initially at rest, then this part will become 0 and your expression becomes half mv square. But if the body has final velocity 0, then this part will be 0 and work done will be minus half mv square. So this is all about your kinetic energy. So next energy type is potential energy. Potential energy is the type of energy which is contained in a body due to its shape, configuration, arrangement or height. Say if a stone is placed at some height, suppose if the stone was lying here and it is lifted upwards from the ground to a height h meter above the ground, and how you are able to lift this stone, because you have applied some work, you have done some work on this stone so as to lift this stone to this height. तो आपने कुछ काम किया, जो काम आपने किया इस पत्थर को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, वो काम इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी टाइप कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क यहाँ पर स्टोर हो गया. तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो अनदर टाइप इज़ ड्यू टू शेप एंड कॉन्फिग्रेशन. अगर जैसे आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो या स्प्रिंग को कॉइल्ड स्प्रिंग है और उसको आप एकदम से छोड़ दो अगर, तो वो कहीं जाके हिट करता है. तो जितना आप कंप्रेस करोगे उतना ही वो ज़्यादा जाके हिट करेगा. सिमिलरली विद रबर बैंड, जितना आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे उतना ही वो जाके आगे हिट करेगा. सिमिलरली गुलेल का हमने एग्जाम्पल देखा है. गुलेल में हम अगर आप उसके रबर बैंड को जितना स्ट्रेच करोगे, रबर को जितना स्ट्रेच करोगे, वो स्टोन को या चॉक को या पेबल को जो भी उसके बीच में आप रखोगे उसको उतना ज़्यादा दूर तक फेंकेगा. तो रिलैक्स्ड और स्ट्रेच्ड शेप के ऊपर जो एनर्जी डिपेंड करती है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी में, दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू हाइट, क्योंकि आप बॉडी को हाइट पे लेके जा रहे हो, अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आप या उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो. तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड अदर the energy type which is possessed by the body due to its shape or configuration or its arrangement. Configuration means arrangement. और वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से है. जैसे आपने गुलेल में इलास्टिसिटी देखी, उसके रबर पैड में, या जो स्प्रिंग है उसमें इलास्टिसिटी है क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, या फिर रबर बैंड है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है. तो इलास्टिसिटी की वजह से अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो दैट इज टर्म्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. So we have to derive an expression for gravitational potential energy now. So for gravitational potential energy, we have done this thing that this stone is to be lifted above the ground, h meter above the ground, and when you lift that stone, you have to apply some work, you have to do some work, and that work done is stored as potential energy in that stone. So work done equals to F into S. So F is what? F is m into a. But here we are not talking about linear distances. We are talking about heights. So this a is to be replaced by g, and S, how much distance you have traveled. आप अर्थ के ऊपर, रोड के ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहे, आप हाइट्स पे ट्रेवल कर रहे हो. तो दिस इज h. So mgh. So potential energy is mgh. So next third type of energy is mechanical energy. Mechanical energy means कोई भी रोटेशन, मोशन कुछ भी करे, तो दैट इज़ रिलेटेड टू मैकेनिकल एनर्जी. आपने मोटर ऑन करी, मोटर के ब्लेड्स रिवॉल्व करने लग गए. आपने मिक्सर ऑन किया, ब्लेंडर ऑन किया, उसके ब्लेड्स रोटेट करने लग गए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला,
Mechanical energy is what? It is sum of potential and kinetic energy.